नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। हम लोग कर रहे हैं पेपर वन के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें आज हम करेंगे आईसीटी और कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर 10 क्वेश्चंस जो कि एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी के टॉपिक पे आधारित हैं। हम लोग सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस यहाँ डालेंगे। इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन यूनिट के क्वेश्चंस डाले थे, अगर आपने नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे हमारे साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स और पेपर वन के लिए आप कोर्सेज ले सकते हैं अनअकैडमी के, जिसमें कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के जो है ये कोर्सेज हैं। और आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आपको SGRYT कोड यूज़ करना है, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मेरे अलावा किसी भी टीचर से जो है पेपर वन यूजीसी नेट कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नया बैच अभी 1 अगस्त से शुरू हुआ है, तो अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। और साथ ही जो टेस्ट सीरीज़ हैं और बाकी चीज़ें भी आप लोगों को नोट्स के जैसे वो मिल जाती हैं अनअकैडमी पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मॉडेम जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है। पॉज करके आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आपके 10 में से कितना स्कोर आ रहा है। और फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखिए, मॉडेम जो है इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा होगा आते हुए कि ये एक ब्रिज होता है इंटरनेट की जो लाइन होती है और जो कंप्यूटर होता है उसके बीच में। तो इसीलिए हम इसे इसकी दो फंक्शनैलिटी के लिए ये जाना जाता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो हम ये कहते हैं कि ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। इसमें दोनों कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये मॉड्यूलेट भी कर सकता है सिग्नल को और डीमॉड्यूलेट भी कर सकता है। फिर आती है बात HTTP जो है वो क्या है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, या फिर एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल करती है सेंडिंग ईमेल्स, या प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड एन एड्रेस, IP एड्रेस एंड फेचिंग एन HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। देखिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एक HTML जो है डॉक्यूमेंट को फेच कर पाती है फ्रॉम अ वेब सर्वर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल होता है वेब पेजेस को लोड करने के लिए जिनमें कि हाइपरटेक्स्ट लिंक होते हैं। और यही कहीं ना वर्ल्ड वाइड वेब की फाउंडेशन है। अगर ऐसा ना होता तो आप आज एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो हाइपरलिंक के कारण ही पहुंच पाते हैं और इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से आज के समय में आप एक्सेस कर पाते हैं, जबकि ये पॉसिबल पहले बिल्कुल भी नहीं था। और जो HTTP के HTML पेजेस के कारण पॉसिबल हुआ, इससे कम्युनिकेशन हो पाती है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर्स के बीच में। और आप एक ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करते हुए, HTTP क्योंकि उसी मॉडल को फॉलो करता है, आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे पहुंच पाते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग का, जिसमें कि एक साइड लिखा है ब्राउज़र, HTTP, HTML और इंटरनेट सर्वर। उसके बाद ऑथरिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स टू बी व्यूड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट टू provide information and services over the internet, how messages are transmitted and formatted over the internet, सॉफ्टवेयर जो इनेबल करता है यूज़र को एक्सेस करने के लिए व्यू डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। देखिए, इसमें मुझे जो सबसे आसान लगा वो ये लगा कि जो हमारा फर्स्ट है, ऑथरिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स टू बी व्यूड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि हम अभी ही इसी की ही बात कर रहे थे। तो HTML हमारा आंसर हो गया और हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं जो A के 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगला देखेंगे कि कंप्यूटर जो रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट को टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज इंटरनेट पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैच हो रहा है मेरा फोर्थ, इंटरनेट सर्वर। और इसके बाद बात आती है आपके थर्ड ऑप्शन की, डिफाइन हाउ मैसेजेस एंड ट्रांसमिटेड एंड फॉर्मेटेड ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे देखिए ये मैच हो रहा है सीधा सीधा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, जो डिफाइन करती है कि कैसे मैसेजेस ट्रांसमिट होंगे और फॉर्मेट होंगे ओवर द इंटरनेट। सॉफ्टवेयर जो इनेबल करता है यूजर्स को एक्सेस करने के लिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ब्राउजर। तो ये आपका जो है फोर्थ सही आंसर रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या है। एक मैसिव नेटवर्क है, नेटवर्क्स का, जो बहुत सारे कंप्यूटर से बना है, या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है इसका, या एक कंपनी जो अलाउ करती है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से, या एक कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टोर हैं वेबसाइट पे। हमारे पिछले क्वेश्चन से इसका आंसर भी निकल रहा है, जो हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा था कि इसे हम वेब बोलते हैं। और वेब क्या होता है? इंटरनेट की लीडिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस है, जिसे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी है। तो वेब प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, यूजर्स जो है उनको एक्सेस मिल पाती है बहुत सारे डॉक्यूमेंट से जो एक दूसरे से लिंक है, किसके थ्रू? हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया लिंक्स के थ्रू। इसीलिए इंटरनेट एक वास्ट ग्लोबल नेटवर्क है डॉक्यूमेंट्स का या वेब पेजेस का, जिसमें हर वेब पेज जो है उसमें लिंक्स हैं दूसरे पेजेस के जो कि और कहीं लोकेटेड हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपका नेटस्केप, नेविगेटर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इन सब का इस्तेमाल आप करते हैं रिट्राइव और व्यू करने के लिए इन पेजेस को। अगला क्वेश्चन अगेन जो है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें कि आप प्रोसेसर को बहुत ही ईजिली जोड़ पाएंगे। पार्ट जो रन करता है
है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को। उसके बाद रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, पार्ट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टेम्परली, इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क जो कि सीधे सीधे पार्ट दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली जो स्टोर करता है। और कंपाइलर का काम क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जो ट्रांसलेट करेगा सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है, बहुत ईजिली जो है वो हमको मिल रहा है। इसमें याद रखिएगा रैम रोम का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और उसके अलावा जो रीड ओनली मेमोरी होती है। कंपाइलर वो हिस्सा होता है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को। तो कंपाइलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम सोर्स को ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में। अगला सवाल कि एक एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे बहुत ही इजीली ये पता लगा सकते हैं कि एंटी स्पाईवेयर का पता लगाने के लिए होगा, तो डिटेक्ट करने के लिए होगा, और प्रोग्राम्स को रिमूव करने के लिए होगा जो कि इलीगली किसी भी यूजर के ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम पे जो है वो है। तो जितने भी एंटी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो एंटी स्पाईवेयर होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिटेक्ट और रिमूव करते हैं अनवांटेड स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को। क्योंकि स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लगातार इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंपॉर्टेंट डेटा गैदर करता है यूजर के इंटरनेट कनेक्शन से बिना उसकी नॉलेज के। तो एंटी स्पाईवेयर क्या करता है, इसको ब्लॉक कर लेता है। वो ना सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड डिस्क को ना हमेशा स्कैन करता रहता है और ट्रेसेस रजिस्टर करता है कि भाई कहीं कोई स्पाईवेयर या एडवेयर तो नहीं है, और फिर उनको रिमूव करता है। अगला सवाल अगेन जो है एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूआरएल, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। यहाँ पे जो है आपको न्यूमेरिकल आईडी जो हर डिवाइस पे होती है, तो सीधा सीधा हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस होगा, जो कि हर डिवाइस को उसकी यूनिक न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल आईडी होती है। फिर यूनिक आईडी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात हो रही है, तो ये सीधा सीधा एसोसिएट हो रहा है आपके मैक एड्रेस से। और फिर उसके बाद आता है जो कि हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है कि भाई आज के समय में जो व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह हम कर पाते हैं, तो वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू तो कर पाते हैं, वरना पहले कॉलिंग कहाँ पॉसिबल थी, इंटरनेट के थ्रू। फिर टेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है वेब ब्राउजर्स के द्वारा, तो ऑब्वियसली वो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो मैच कर लीजिए, थर्ड होगा। ठीक है जी। अगला सवाल कि CAE किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखिए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग जो होती है ना, CAE उसके लिए स्टैंड करती है ये टर्मिनोलॉजी। बेसिकली एक CAE इंजीनियर CAE टूल्स का इस्तेमाल करके या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए, कभी बहुत सारी चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए, या जितने भी आपके प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स होते हैं ना उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उनकी एक प्रोसेस बनाने के लिए। तो ये ना डिज़ाइन स्टेट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि आप ना कंप्यूटर के जो असिस्टेड मैथ बेस्ड एनालिसिस है ना और सिमुलेशन टेक्निक्स हैं उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज़ करोगे। जैसे सीमेंट के प्लांट में भाई कितनी सीमेंट मिलनी है, पेंट की मिक्सिंग में कितना पेंट मिलना है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है। तो ये एक सीधा आंसर रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं जो कि 9th क्वेश्चन है हमारा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पेरिफेरल्स एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स दी इंटरनेट एक्सेस। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना कंट्रोल करता है पेरिफेरल्स को और एलोकेट करता है मेमोरी और प्रोसेसर का टाइम। लेकिन दूसरी यहाँ गड़बड़ है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। एक ओएस का काम क्या होता है कि वो इंटरनेट एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता। एक वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरनेट बेस्ड यूजर इंटरफेस हो सकता है जिससे कि आप एक्सेस कर पाएंगे एप्लीकेशंस को जो आपके कंप्यूटर पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि ये वेब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। हमारे फोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तभी तो हम उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, फोन में आइकन्स को यूज कर पाते हैं, तभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की देखो अपडेट भी करते होंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस का नया अपडेट आया है। अगर वो ना हो तो फोन एक डब्बा है, तो जो यूजर को इंटरेक्ट करने के काम आए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि वो आप चला पाएं। और अगर एक वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑब्वियसली उससे आप इंटरनेट बेस्ड जो है वो यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज होगी। फर्स्ट आपकी ट्रू है क्योंकि मेन टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यही होता है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, सर्विसेज को एलोकेट करता है, जिसमें एलोकेशन ऑफ मेमोरी, डिवाइसेस, प्रोसेसर या इन्फॉर्मेशन भी आता है। व्हाट इज अ ब्लॉग? इंटरनेट सर्च इंजन, पर्सनल वेबसाइट या ऑनलाइन जर्नल? तो बहुत ही सिंपल है, ब्लॉग हम सबने पढ़े हैं। तो पर्सनल वेबसाइट होगी एक जर्नल की फॉर्म में। एक ब्लॉग जो आज के समय में व्लॉग ज्यादा चलते हैं तो बेसिकली ये वीडियो लॉग्स होते हैं, और ये ऑब्वियसली ब्लॉग जो है एक तरह की वेबसाइट होगी जिसमें कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या है? जैसे आप हम मैच की कमेंट्री पढ़ते हैं तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है ना, बजट की प्रेजेंटेशन होती है, तो सबसे ऊपर क्या आता है? लेटेस्ट चीज आती है कि भाई यहाँ से मैच शुरू हुआ था, फिर ऐसे चलेगा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जो लेटेस्ट बॉल होगी, जो अभी बॉल फेंकी है, लेट्स से कि भाई 49th ओवर की 4th बॉल है, तो यहाँ पे इस तरीके की कमेंट्री
कमेंट्री चलती है। तो जो रिटन कमेंट्री हम पढ़ते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ब्लॉग का कंटेंट जो होता है वो ब्लॉग पोस्ट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको बहुत सही लगे होंगे। आपने कितना स्कोर किया है ज़रूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ मैंने फैलेसी की जो नई सीरीज डाली है जिसमें 7 पार्ट्स मैंने डाल दिए हैं उनको ज़रूर करिए। ह्यूरिस्टिक्स की एक सीरीज डाली थी वो करिए। करियर पॉडकास्ट के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोज़ आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलता ही है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। एक चीज़ और मैं अपडेट आपको देना भूल गया मैं ये खत्म करने से पहले बता दूं कि आजकल फ्री क्लास 4 बजे हो रही है शाम को, तो ज़रूर ज्वाइन करा करिए, 10 बजे नहीं हो रही है। शुक्रिया।